गुड मॉर्निंग बच्चों। सो हम लोग जो नीट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे उन्हीं में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड है ना। और ये तुम्हें जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कहा। द वॉल्यूम V of a monochromatic gas varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of the work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. सो इस ग्राफ में तुम्हारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक प्रोसेस है जो ए से बी तक जा रहा था। अब ये प्रोसेस कौन सा है इसको चेक करने के लिए तो हम लोग जब भी हम लोग ग्राफ पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बोले थे कि ग्राफ में जनरली हम लोग दो चीजें चेक करते हैं एट फर्स्ट। फर्स्ट इज द slope of the curve and the second part is the area of the curve. So if you calculate the slope of this graph, what will we get? So if you find the slope, तो slope की वैल्यू ये इक्वल होती है यूनिट वाइज, है ना, हम लोग यूनिट चेक करेंगे। सो टेन थीटा दैट इज द वाई कंपोनेंट, टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स। सो वाई कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है तुम्हारे पास टेम्परेचर। सो वी बाई टी इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, यूनिट वाइज ये वी बाई टी के इक्वल है। सो इफ यू फाइंड फ्रॉम फर्स्ट ये जो गैस लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर एंड टी. So V by T, if you calculate the V divided by T, then this gives you V upon T is equals to NR divided by P के इक्वल है। So this is NR upon P. अब यहाँ पे V by T जो है वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप इस tan थीटा और थीटा नहीं बदल रहा है अगर तुम A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहे हो। So this V by T is constant. और अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो इस साइड देखो क्या चीज बदलता, n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, r क्या था, गैस कांस्टेंट, एंड दिस p इज द प्रेशर। सो बाकी सारे टर्म इधर ले जाओ तो कांस्टेंट इनटू n डिवाइडेड बाय n इनटू r, ये सारे वैल्यू एक नए कांस्टेंट बनेंगे एंड दिस विल गिव यू द प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो ये जो तुम्हारा प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। तो ग्राफ से मुझे ये पता चला ये प्रोसेस आइसोबारिक है, तो फर्स्ट तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना था। अब आइसोबारिक प्रोसेस में हमें अब निकालने क्या बोला, ये देखो हमसे निकालने बोल रहा है द रेशियो ऑफ वर्क डन, ठीक है, बाय द गैस एंड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट। तो पहले हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेरे पास वर्क का फॉर्मूला क्या है बताओ। सो अगर ये प्रोसेस आइसोबारिक है देन वर्क डन की जो वैल्यू होती है आइसोबारिक प्रोसेस में वो P times delta V लिखते हो। So we write P times the delta V and pressure is the constant and delta V का मतलब final volume minus initial volume। Final point क्या है, A से B पे जा रहे हो तो B final है और A initial। So volume at B minus volume at A, ये तुम्हारा work done का वैल्यू आया। So पहले हम लोग वर्क कैलकुलेट किए। सेकेंड हमसे क्या बोल रहा था, द हीट एब्जॉर्ब्ड। सो हमें दूसरा निकालना है हीट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो प्रोसेस है तुम्हारा वो आइसोबारिक था। सो आइसोबारिक प्रोसेस में हीट चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हीट चेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं NC डेल्टा T, ये होता है किसी भी प्रोसेस का हीट एक्सचेंज इज गिवन एज NC डेल्टा T, जहां C उस प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी है। अब ये प्रोसेस आइसोबारिक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CP। सो NCP डेल्टा T इज द अमाउंट ऑफ हीट। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकाल के बस रेशियो कैलकुलेट करना था। सो पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया हुआ है देखो। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, Cp क्या होगा, तो Cp का जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Cp फॉर एनी गैस इज I plus 2 divided by the 2 times the R, where I is the degree of freedom। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। So यहाँ पे लिखोगे 3 plus 2 5, so this gives you 5 by 2 times the R, ये तुम्हारा Cp की वैल्यू आई। So in place of Cp we will write 5R divided by 2 and the temperature difference, फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, TB, and then minus A पॉइंट का टेम्परेचर क्या लिखोगे, TA। So this is the amount of work done। अब मुझे amount of heat change, यहाँ पे TB माइनस TA निकालना है। सो TB माइनस TA कैलकुलेट करने के लिए फिर देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है। सो इक्वेशन की वैल्यू हम लोग जानते हैं गैस लॉ वाला, यहाँ से PV इक्वल्स टू nRT, इस इक्वेशन को देखो एंड यहाँ से अगर हम T हटाएंगे तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T एट A। अगर हम ये इक्वेशन A वाले पॉइंट पे लगाएंगे
So we write PA VA equals to NR TA. So TA will be PA VA divided by NR. So in place of this TB, we are writing P at B, but pressure constant है इसलिए PB को भी P लिख रहे हैं, P and then the volume at B divided by PB upon NR. So N और गैस कांस्टेंट माइनस ए पॉइंट पे क्या होगा टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, तो फिर सेम इक्वेशन से देखो टी ए निकालोगे तो यहाँ पी ए वी ए लिखना होगा, पी कांस्टेंट है सो वी राइट दिस एज द पी देन वी ए एंड देन होल एन आर. सो ये तुम्हारा टी ए एंड टी बी की वैल्यू है. लेफ्ट साइड में n टाइम्स 5r अपॉन 2 आया. अब यहाँ से देखो एन आर और एन आर कॉमन लोगे, ये एन आर बाहर आएगा और ऊपर से ये एन आर और एन आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल्स आउट. सो दिस एन एंड आर, दिस एन आर इस एन आर के साथ एलसीएम लेके कैंसिल कर लिए. सो 5/2 टाइम्स एंड दोनों में p कॉमन है एंड वी गेट वी बी माइनस वी ए, दिस वन है ना. अब P इंटू वी बी माइनस वी ए क्या था, तुम ऊपर कैलकुलेट करो, हम आसान से करने के लिए हम इस पूरे टर्म को वर्क डन लिख दे रहे हैं, है ना, दिस वन. सो दिस इज द वर्क डन. सो 5/2 टाइम्स द वर्क डन इज इक्वल्स टू द डेल्टा क्यू. अब रेशियो किसका पूछा, रेशियो तुमसे पूछ रहा है. सबसे पहले देखो द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द गैस टू, तो वर्क डन बाय द गैस पहले आएगा, सो वर्क डन की वैल्यू ऊपर एंड टू द हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू नीचे. सो ये रेशियो कितने के इक्वल है, so W by delta Q is equals to 2 divided by 5 है ना, इसको साइड ले जाओ, this gives you the 2/5 है ना. Delta work done upon delta Q is 2 divided by 5. So this is your answer and here it is this one. So 2/5 is your answer. ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है और ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो साउंड से रिलेटेड है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, the fundamental frequency in open organ pipe is equal to the third harmonic of a closed organ pipe. So तुम्हारे पास open and closed organ pipe की वैल्यू, तो हम सबसे पहले open organ का pipe बनाते हैं. So let this is your open organ closed organ pipe और एक और draw कर रहे हो, ये मान लो closed organ pipe. So इन दोनों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बना देते हैं. सो ये दोनों पार्ट इसका जो है ये एंड और ये एंड ओपन है. सो दिस इज योर ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है. और दूसरा क्या है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब एक एंड तो क्लोज है एंड दूसरा एंड ओपन है. सो ओपन एंड को हम ऐसे दिखा रहे हैं. सो दिस इज योर ओपन, दिस इज क्लोज्ड. सो दिस इज योर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है. अब इन दोनों ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, देखो सारे क्वेश्चंस एक एक फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए. सो ओपन ऑर्गन पाइप में जो जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हो Fn दैट इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2l इनटू द वेलोसिटी, ये वैल्यू है. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है, दिस वैल्यू इज 2n माइनस 1 अपॉन 4l एंड इनटू द वेलोसिटी. सो ये तुम्हारे ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वैल्यूज है. अब किस किस फ्रीक्वेंसी को ये कह रहा था तो यहाँ कह रहा है the fundamental frequency in an open organ pipe. So open organ pipe का fundamental frequency क्या होगा, we put n equals to 1. So fundamental frequency of open organ pipe is equals to n के प्लेस पे 1, length के प्लेस पे 2 times the length L1 ले रहे हैं, हो सकता है इसका लेंथ अलग अलग हो, and the velocity of air, इसके अंदर जो एयर फ्लो कर रहा है सेम होगा, so that velocity is v. So ये fundamental frequency है. फिर पूछा to the third harmonic of the closed organ pipe. सो थर्ड हार्मोनिक क्या हुआ, अब यहाँ ध्यान देना. हार्मोनिक नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर थ्योरी पढ़े होगे साउंड का, तो हार्मोनिक नंबर इज डिफाइंड एज Fn डिवाइडेड बाय द F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड जिस फ्रीक्वेंसी का तुम हार्मोनिक नंबर निकाल रहे हो उनके रेशियो को कहते हो. सो अगर हमसे कहा कि थर्ड हार्मोनिक, इसका मतलब क्या है, देखो हार्मोनिक नंबर कैसे निकालेंगे हम, इसकी जगह पे Fn बाय F1 करोगे. अब 1 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी हम Fn के जगह पे 1 रखेंगे, तो ये जब 1 रखते तो ये आता 2 माइनस 1, 1 बाई 4l इंटू वी. सो इसकी वैल्यू आ जाती v डिवाइडेड बाई 4l. और Fn को जब हम F1 डाउट हो रहा है तो चलो इसको लिख के बता दे रहे हैं. देखो Fn की वैल्यू कितनी है, 2n माइनस 1 इंटू वी डिवाइडेड बाई 4l, ये तुम्हारा Fn है. F1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम F1 की जगह पे यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे. सो दिस कम्स आउट v डिवाइडेड बाई 4l.
सो ये वैल्यू है, एंड v से v कैंसिल, 4l से ये 4l कैंसिल, सो दिस गिव्स यू 2n माइनस 1। ये तुम्हारा fn बाई f1 हार्मोनिक नंबर की वैल्यू आई। अब हमसे कह रहा था कि हार्मोनिक नंबर कितना है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब हुआ f2। कैसे f2 हुआ, देखो फर्स्ट हार्मोनिक नंबर क्या होगा, n की जगह पे 1 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक fn की वैल्यू। सो fn इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू क्या लिखते बताओ, f1। इतने तो दिक्कत नहीं है, ये हार्मोनिक नंबर हुआ। सो हार्मोनिक नंबर में ये जो वैल्यू आता है, एक बार n1 रखो तो ये पहला फ्रीक्वेंसी हुआ, तो पहले फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया, यहाँ पे 1 रखेंगे तो f1 इक्वल्स टू f1, यानी f1 जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। अगर मुझसे सेकेंड हार्मोनिक पूछता है, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक बोला, तो सेकेंड हार्मोनिक का मतलब क्या रखोगे, n इक्वल्स टू 2 यहाँ रख के देखो, तो जब हम 2 रखेंगे तो 4 आता, 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 टाइम्स f1 आएगा। सो इफ यू प्लेस n इक्वल्स टू 2, we get this number as the 3। so this is your harmonic number है ना। so harmonic number की वैल्यू 3 कह रहा था, so n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। this is third harmonic। नहीं समझ में आया, हम इसको एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान से देख। एफ एन इज इक्वल्स टू कितना है, 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया, f1, ये वैल्यू आया। एंड ये जो है तुम्हारा, दिस इज योर हार्मोनिक नंबर। सो हार्मोनिक नंबर 2n माइनस 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज थर्ड, यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे, 2n इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 आ गया। सो n इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2। सो n इक्वल्स टू 2 रखोगे, एंड n इक्वल्स टू 2 इज द थर्ड हार्मोनिक। सो हार्मोनिक नंबर की जगह पे n की वैल्यू हम 2 रखें। इतना क्लियर हो गया, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे ये पता लगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी, जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे। सो f2, f2 मतलब यहाँ पे n की जगह पे 2 रख रहे हो, सो दिस इज 4 माइनस 1, दिस गिव्स यू 3 डिवाइडेड बाय 4l मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। सो ये f2 की वैल्यू आ गई और ये f1 की वैल्यू आ गई। तो ये याद रखना, हार्मोनिक नंबर ये है तुम्हारा, दिस इज योर हार्मोनिक नंबर। सो हार्मोनिक नंबर इज दिस मच। तो f1 और ये लेंथ इक्वल थे, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, क्वेश्चन ये कह रहा था। सो टेक दिस वन एज 3 by 4l2 into the v, this is the f2 part, third harmonic, is equals to the fundamental frequency, this is 1 by 2 times the l1 into v। so ये v और ये v cancel, and 2 से ये कट कर लो, 2 2 is 4, so this implies this L2 को ऊपर ले आओ, so L2 divided by L1, L2 upon L1 is 3 by 2, ठीक है, L2 upon L1 is 3 upon 2, yeah, 2 to the 4 3 by 2। so यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट किसका करना था, अब जो दिया हुआ है उसको रख लेते हैं ना। यहाँ पे मुझे L2 जो लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप है वो 20 है, so this is 20 divided by L1 is equals to 3 upon 2, so the L1 is equals to 40 divided by 3, ये वैल्यू है 40 upon 3। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 1 3 3 9 and 1 13.3 सेंटीमीटर, क्योंकि एक लेंथ सेंटीमीटर में 30.3 के आसपास का जो वैल्यू है, सो इट्स आंसर इज 13.2, ठीक है। सो दिस इज योर तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग को ये पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द 0 डिग्री है ना, और जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट हमें एफिशिएंसी निकालना है, इसको हम लोग कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 273 ऐड करो, दिस इज 273 कैल्विन, और इसकी जो वैल्यू है 273 प्लस 100, दिस विल बी 373 कैल्विन। इस दो टेम्परेचर के बीच हम लोगों का जो हीट इंजन है वो वर्क कर रहा है। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना होता है, सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 divided by T1 and that multiplied by 100 लिखोगे। अब इस केस में
1 माइनस T2 की वैल्यू, मतलब जो हायर टेम्परेचर है ना उसको ऊपर रखो, सॉरी उसको नीचे रखो ताकि ये रेशियो 1 से कम हो। सो हायर टेम्परेचर इज 373 एंड ऊपर वाला जो टेम्परेचर होगा वो कितना 273। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अब तुम सॉल्व करोगे तो 373 से डिवाइड करो 273 को, दिस कम्स आउट 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना 0.731 मल्टीप्लाइड बाय 100 आया, ठीक है। अब 1268 and this into 100 आया, so this comes out 26.8 and 26.8 is your answer. 26.8% is the efficiency, 26.8 is your answer, ठीक है। तो ये देखो फिर काफी इजी क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पे तुम्हें डिवीजन करना पड़ता क्विकली। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, the ratio of the kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr's orbit of hydrogen atom है। so हम लोग ये जानते हैं अगर तुम्हारे पास कोई भी न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा था, तो इसके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो भी टर्म आएगा उसका क्या लिखते हो हाफ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। सो क्वेश्चन में किसका रेशियो पूछा तुमसे, the ratio of the kinetic energy to the total energy. So kinetic energy is this much. So हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, पहले kinetic energy and divided by total energy. So we have kinetic energy upon the total energy term equals to, इसको इस साइड ले जाओ, यहाँ पे क्या होता है kinetic energy is -1. So we have -1:1 या 1 upon -1. So your answer is this much, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इस एनर्जी को नीचे रखेंगे ना, ये हम लोगों को पता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हो सकता है तुमसे ऑप्शन -1:1 भी लिख देता, लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं -1:1 तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इस माइनस को मुझे नीचे ही रखना होगा। सो वी हैव 1 डिवाइडेड बाय द -1, सो दिस इज द रेशियो 1/-1, है ना। वैसे ऑप्शन नहीं है तो -1/1 लिखो, न्यूमेरिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना, न्यूमेरिकली अगर तुम 1/-1 लिखो या -1/1 लिखो तो आंसर इज सेम, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट जो काइनेटिक एनर्जी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो वहाँ पे हम ऊपर 1 रखेंगे और नीचे -1। सो दिस इज योर आंसर। देखो कितने इजी वे में तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखो, ये कह रहा है an electron of mass m and initial velocity v naught enters an electric field E naught। अब देखो इस सिचुएशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, सो लेट द इलेक्ट्रॉन E which moves in the forward मतलब in positive x axis v I दिया हुआ है, सो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज योर v नॉट, और यहाँ जो जहाँ पे ये है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे -I0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज पे फोर्स लगाएगा, एंड इस फोर्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो लिखते हो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स। सो Q यानी E इंटू E इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन। ये रिटार्डेशन है, कहीं ना कहीं जाकर के ये आगे रुकता। तो हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हुआ, enters this much at t equals to 0 if lambda naught is the its de Broglie's wavelength initially। so इस पॉइंट पे अगर तुम्हें वेलोसिटी मालूम है तो इसका क्या होगा, de Broglie's wavelength बताओ। de Broglie's wavelength स्टार्टिंग पॉइंट पे ये lambda naught से रिप्रेजेंट कर रहा है, so lambda naught is equals to h by mv, so it is h divided by mass into velocity is v naught। so ये तुम्हारा इनिशियल de Broglie's wavelength है। आगे क्या कहा क्वेश्चन, initially then its de Broglie's wavelength at time t। तो पूछ रहा है कि बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते हुए किसी समय t टाइम पे यहाँ पहुंचा, इस समय इसका de Broglie's wavelength क्या होगा। तो de Broglie's wavelength में मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, तो वहां से हम de Broglie's wavelength निकाल लेंगे h by m into v। so if you write here the velocity term, so velocity कितना लिखोगे, तो v equals to u plus at। अब ध्यान से देखना इस पार्ट को, v equals to u plus at तुम्हारा
de Broglie's ये वेलोसिटी होता है एट एनी टाइम। अब क्वेश्चन में जो u है इनिशियल वेलोसिटी ये v नॉट दिया हुआ था, और a जो है ये रिटार्डेशन है ना, एक्सेलेरेशन इस साइड होगा और वेलोसिटी इस साइड, रिटार्ड कर रहा है, सो माइनस लिखोगे a की वैल्यू, सो दिस इज माइनस, एंड a कितने के इक्वल होगा, तो यहाँ से a निकालोगे, f इज इक्वल टू ma, चलो अभी हम a ही रहने देते हैं, a की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। सो ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन का इस वाले पॉइंट पे। वेलोसिटी निकालने के बाद हम इसका de Broglie's वेवलेंथ लिखते हैं, लैम्डा एट टाइम t टाइम पे वेलोसिटी v है, सो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv लिखोगे, ये तुम्हारा क्या आया, de Broglie's वेवलेंथ। सो अब हमें इन दोनों वेलोसिटी को ये निकालना था, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि कॉमन रेशियो जो है वो कैंसिल हो जाए, कॉमन वैल्यूज। सो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड करोगे तो लैम्डा जो है तुम्हारा h अपॉन एम वी नॉट है, सॉरी लैम्डा इज h अपॉन एम वी है, वी नॉट नहीं, डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा ये टर्म है लैम्डा नॉट, दिस इज योर h अपॉन m टाइम्स v नॉट, ठीक है। सो ये h कैंसिल्स आउट, m v कैंसिल्स, यहाँ पे v नॉट ऊपर चला जाएगा, सो v नॉट डिवाइडेड बाय v, एंड हेंस वी गेट द लैम्डा, जो de Broglie's वेवलेंथ है वो यहाँ पे लिखोगे v नॉट बाई v इंटू लैम्डा नॉट, है ना। सो ये तुम्हारा, हम लोग देखो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो है जहाँ पे तुम फंस सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जहाँ पे लग रहा है, उन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सो लैम्डा वैल्यू इज v नॉट अपॉन v इंटू लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे देखो v नॉट लैम्डा नॉट एंड व्हाट इज द v, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज v नॉट माइनस 80, सो वी राइट v नॉट माइनस a इंटू टी। अब a निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ था, a की वैल्यू में यहाँ पे लिखते हैं, f इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से f की वैल्यू कितनी है, QE, सो यानी Q की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू E इज इक्वल्स टू m इंटू a, सो वी हैव a एज EE बाई m, एक्सेस किया, यहाँ पे वैल्यू रख के देखो कितना आया, v नॉट लैम्डा नॉट अपॉन this v naught minus what is the a is e divided by m, this is your a, and into the t। अब ये तुम्हारा आंसर हो जाता, लेकिन तुम सही से देखो v नॉट पहले हम अंदर यहाँ पे क्या है नीचे लाओगे तो इसमें भी और इसमें दोनों में डिवाइड होगा, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, दिस इज लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू v नॉट से यहाँ पे डिवाइड कर दिए 1 एंड देन माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m टाइम्स द v नॉट, ये वैल्यू एंड इंटू t। सो ये लैम्डा तो आ गया, दिस इज द वेवलेंथ, de Broglie's वेवलेंथ इतना है। अब ये तुम ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये आंसर है ही नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको और इसको देखो तो यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे मेरे पे क्या है माइनस। अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये हो सकता है। अब इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं मैथ्स में, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की जो वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 1 प्लस या माइनस जो भी होगा एंड n इंटू एक्स लिखते हैं, मतलब इस n से, सॉरी पावर यहाँ पे n है, सो इस n से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर अगर n है तो n इज मल्टीप्लाइड विद दिस वन इफ x इज वेरी स्मॉल, x की वैल्यू बहुत छोटी होता है। तो यहाँ पे अगर इस अप्रॉक्सीमेशन को देखो, इसका पावर क्या है 1, इसको तुम ऊपर लेके जाओ तो इस पूरे होल टर्म का पावर क्या होता है -1, दिस इज लैम्डा नॉट एंड 1 माइनस EE डिवाइडेड बाय m v नॉट इंटू t एंड दिस होल टू द पावर -1, क्या है। अब इस टर्म को, ये जो -1 है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, तुम इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आता लैम्डा नॉट एंड देन 1 माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, देन EE अपॉन m टाइम्स द v नॉट इंटू द t, दिस इज योर आंसर एंड दैट आंसर इज मैचिंग विद दिस वन, लैम्डा नॉट 1 प्लस EE नॉट डिवाइडेड बाय m v नॉट इंटू t। सो इसका आंसर ये है, ठीक है। अब देखो तुम्हें इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में तीन कंसेप्ट यूज करनी है, एक तो तुम्हारा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, दूसरा तुमसे de Broglie's वेवलेंथ, और तीसरा ये मैथ का अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब जो नीट में पेपर आ रहा है उसमें जो टाइम है वो इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा टफ होगा,
तो इसलिए प्रॉपर वे में कंसेप्चुअल वे में पढ़ाई करो, ठीक है। सो ये हम लोगों का वेवलेंथ है, de Broglie's वेवलेंथ। सो कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एक बार जल्दी से इसको रिकैप बता दे रहे हैं तुम्हें क्या कहे हैं इसमें। सो इस समय वेलोसिटी v नॉट है तो यहाँ का वेवलेंथ निकाल लिए, फिर उसके बाद t टाइम पे वेलोसिटी निकाले और दोनों को डिवाइड किए, तो यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद तुम्हारा ये आंसर जो ऑप्शन के साथ है उससे मैच नहीं किया, यानी इसको रीअरेंज करके तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, इसको जब हम लोग रीअरेंज किए देन वी गेट दिस आंसर। दिस इज सेकंड आंसर इज। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं। In the combination of following gates, the output y can be written in terms of the inputs a and b as। अब यहाँ दो, अगर ये a है तो इस साइड भी a सिग्नल जाएगा और इधर भी a सिग्नल आना है, तो यहाँ पे a आया। और इस साइड जो है वो क्या आता, यहाँ से भी a आता, बट इस पॉइंट पे ये इन्वर्ट होगा, सो दिस कम्स आउट a बार। b वाला सिग्नल्स को देखो, b इधर भी आना है, b इसमें भी आएगा, सो b जब इधर जाएगा तो ये इन्वर्ट होकर क्या हो जाता, b बार। एंड इस साइड जो b आ रहा है दैट इज द कंप्लीट b। ये एंड गेट है, एंड गेट का काम मल्टीप्लिकेशन का, सो यहाँ पे क्या होगा a इंटू बी बार। यहाँ जो आउटपुट तुम्हें मिलता, दिस आउटपुट विल बी a b बार, और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये जो आता तुम्हारा a बार इंटू b। अब ये दोनों यहाँ पे आए और ये और गेट है, और गेट का काम एडिशन, सो द y इज इक्वल्स टू a b बार एंड देन प्लस a बार b। सो ये वैल्यू आ जाती है तुम्हारा, so a bar b, and this answer is a b bar plus a bar b, so its answer is second। okay,